Reborn to Love My Devil Husband Episode 93। 93 आयशा की बेचैनी। अदिति जी भी मुस्कुराते हुए अपने हस्बैंड और बेटी की तरफ देखते हैं और उन दोनों आदमियों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करने ही वाली होती है कि तभी वरुण की आवाज़ सुनाई देती है। रहने दो अतिथि, हमें इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। ये सुनकर टेबल पर मौजूद हर एक इंसान हैरान रह जाता है। तभी आदित्य जी की आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें तो पता ही है, इस समय यहाँ पर एक मीटिंग के लिए आया था और इस मीटिंग में हमारी मुलाकात हुई थी। आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा मिस्टर वरुण मेहरा। आदित्य जी की बात सुनकर वरुण के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह बोलते हैं, ये बात तो मुझे आपसे कहानी चाहिए। अदिति ने मुझे बताया कि आपकी वाइफ अगर आज ना होती तो मेरी बेटी इस वक्त सही सलामत मेरे सामने नहीं बैठी होती। वही अर्जुन और आयशा तो बस एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे और दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे से अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था। वही अदिति जी और ईशा जी यह बात जानकर बहुत हैरान हो जाती है कि उन दोनों के पति पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। थोड़ी ही देर में उन सब का खाना आ जाता है और सब लोग खाना खाने लगते हैं। आयशा से अब और बर्दाश्त नहीं होता है तो वह अपनी तोतली और प्यारी आवाज में बोलती है, क्या आपको भूख नहीं लगी है क्या, जो आप जब से आए हैं तब से कुछ खा ही नहीं रहे हैं। टीचर रहती है बच्चों को ज़्यादा खाना खाना चाहिए तभी वह स्ट्रांग बनते हैं। आयशा के बोलने की वजह से ही सबका ध्यान अर्जुन पर गया था, जो कि अभी वहां पर किसी स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। उसे इस तरह से बैठा हुआ देखकर ईशा जी कुछ नहीं बोलती है और बस ना मैं अपना सर हिला देती है और फिर आयशा की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आयशा बेटा, मैं आपसे कहा था ना कि यह ऐसा ही है। इसी लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं है। आप उसकी फिक्र मत करो, आप आराम से खाना खाओ। आयशा फिर कुछ नहीं रहती हो चुपचाप से अपना खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में सब लोग गुड नाइट कहकर अपने अपने रूम में चलते जाते हैं। अगले दिन आयशा होटल के गार्डन में खेल रही थी। भले ही उसके पापा ने कहा था कि वह कोई भी काम नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन हमेशा की तरह ही था। उसके पापा चले गए थे और जब वह गार्डन में खेल रही थी तो अचानक से आयशा जमीन पर गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर साइड में अर्जुन बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र आयशा पर पड़ती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे रोता हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर आयशा की तरफ जाता है और नीचे जमीन पर बैठकर उसके घुटने को देखा है जहां पर थोड़ी सी खरोंच आ गई थी। आयशा जब अपने सामने अर्जुन को बैठा हुआ देखते हैं तो वह रोते हुए ही बोलती है, देखो ना, मुझे लग गई है। आप मुझे कल की तरह वापस से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। डॉक्टर फिर से मुझे कभी कभी दवाई देंगे और साथ में मुझे इंजेक्शन भी लगाएंगे। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है। मुझे फिर से उन गंदे डॉक्टर के पास नहीं जाना है। भले ही अर्जुन छोटा था लेकिन उसमें एक छोटे बच्चों से कई ज़्यादा समझ थी। आयशा की बातें सुनकर वह अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाता है और वह बोलता है, तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, ये तो बस छोटी सी चोट है जो अभी ठीक हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर भी आयशा शांत नहीं होती है और वह रोते हुए ही बोलती है, नहीं, इस पर दवा लगानी ही पड़ेगी। पता है, जब मुझे चोट लगती थी तो मम्मी फूंक मरती थी और ठीक हो जाता था, लेकिन अभी तो यहाँ पर मम्मी भी नहीं है। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये कहने के बाद वह और भी ज़्यादा रोने लगती है। वही अर्जुन जैसे ही यह सुनता है वह बोलता है, अच्छा तो क्या हुआ, अगर आंटी यहाँ पर नहीं है तो मैं फूंक मार देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है। इतना कहने के बाद वह भी उसकी चोट पर फूंक मार देता है और बोलता है, देखा, अब ठीक हो गया है, अब चुप हो जाओ। चलो मैं तुम्हें आंटी के पास लेकर चलता हूँ। इतना कहने के बाद अर्जुन उसके सामने पीठ के बल बैठ जाता है, जिसे देखकर आयशा तुरंत ही मुस्कुरा देती है और जल्दी से उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। अर्जुन उसे इसी तरह से उठाकर होटल में लेकर जाने लगता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है।
उसके बाद जब तक वह लोग वहां पर रहे थे तब तक वह लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। फ्लैशबैक ओवर। आयशा को जैसे ही यह सारी बातें याद आती है वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इसका मतलब अर्जुन कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का दोस्त है। लेकिन उसने कभी मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? अगर उसने मुझे पहले ही यह बता दिया होता तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन ऐसा भी क्या हो गया कि उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं और मुझसे शादी कर ली? उसने बताया क्यों नहीं कि वह ईशा आंटी का बेटा है? ऐसे ही ख्याल इस वक्त आयशा के दिमाग में घूम रहे थे, जिसके जवाब उसके पास बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उसे ये भी पता था कि इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, और वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही है। आयशा को जैसे ही एहसास होता है वह तुरंत ही नीचे की ओर भागती है। नीचे लिविंग हॉल में दादी, चिराग, नंदिनी, अल्पेश, अनु सब लोग बैठे हुए थे। आयशा को इस तरह से भागता हुआ देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। आयशा इधर उधर नजरें घूमकर अर्जुन को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब दादी ये देखती है तो वह बोलती है, क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हो? और तुम इस तरह से भाग क्यों रही हो, कहीं चोट लग जाती तो? दादी जी की बातें सुनकर अब जाकर आयशा को एहसास होता है कि वह अपनी खुशी में क्या कुछ नहीं कर बैठी थी, जिसे याद करके वह अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती हो और तुरंत ही बोलती है, कुछ नहीं दादी, वह तो मैं बस ऐसे ही आई थी, मुझे अर्जुन से बात करनी थी। कार्टून अभी अभी नीचे आए थे इसलिए मैं उन्हें ही ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। उसकी बात सुनकर चिराग तुरंत ही बोलता है, हाँ वह अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आया था लेकिन वह बाहर चला गया है। कुछ हुआ है क्या? उसकी बात सुनकर आयशा उदास हो जाती है और वह बोलती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है, मुझे बस उससे बात करनी है। क्या आपको पता है कि वह कहाँ पर गया है? उसकी बात सुनकर चिराग को सोचता है और फिर बोलता है, नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं पता है कि वह इस वक्त कहाँ पर गया है, लेकिन काफी गुस्से में नजर आ रहा था। ये सुना था कि आयशा उदास हो जाती है और वह तुरंत ही वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। वही आयशा की उदासी देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। रात बहुत हो रही थी इसलिए सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अपने रूम में पहुंचते ही आयशा के जो आंसू अभी भी उसकी आंखों में रुके हुए थे, एक बात फिर से बहने लगते हैं। कहाँ गए हो अर्जुन, बात कर तो जाते। आखिर ऐसा भी क्या हुआ है जो तुम मुझे कुछ भी बात नहीं रहे हो? ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज वापस आ जाओ, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। कोई बात नहीं आयशा, सब ठीक है। शायद वह अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है इसलिए चले गए हैं। जैसे ही उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वह वापस आ जाएंगे, चिंता मत कर। ये सब कहते हुए आयशा अपने आप को मानती है और जाकर बेड पर लेट जाती है। पुनर्जन्म होने के बाद ये पहली बार था जब वह अर्जुन से अलग हुई थी। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी अर्जुन के बगैर। आखिरकार जब उसे और रहा नहीं जाता है तो वह जल्दी से अपना फोन उठाती है और अर्जुन को कॉल कर देती है। पूरी रिंग जाने के बावजूद भी कोई सामने से कॉल नहीं उठाता है। आयशा एक बार फिर से उसे कॉल करती है लेकिन इस बार भी वही था, किसी ने भी उसके कॉल का जवाब नहीं दिया था। अर्जुन, आखिर आप कॉल भी क्यों नहीं उठा रहे हैं? प्लीज एक बार बात तो कर लीजिए, प्लीज एक बार मेरा फोन उठा लीजिए। ये सब सोते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह अपनी जगह से उठकर क्लोजेट रूम में जाती है और वहां से अर्जुन की एक पुरानी शर्ट लेकर आती है और फिर चेंज करके सो जाती है। शर्ट को पहनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सच में अर्जुन की बाहों में ही सो रही हो। बहुत देर तक जागने के बाद और रोने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही जाती है। अगली सुबह आयशा की नींद एक फोन कॉल से होती है। जैसे ही फोन की रिंग उसके कानों में जाती है उसे लगता है जैसे कि यह फोन अर्जुन नहीं किया है और वह तुरंत ही जल्दी से उठती है और कॉल रिसीव करती है। हेलो मैडम, हम सीबीसी बैंक से बात कर रहे हैं। आपके लिए हमारे पास एक अच्छा ऑफर है, क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं?
आयशा जैसे ही फोन की दूसरी तरफ से यह आवाज सुनती है, उसके खिले हुए चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा जाती है। फिर वह धीरे से बोलती है, सॉरी सर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतना कहने के बाद वह फोन कट कर देती है और अपना फोन वापस से साइड टेबल पर रख देती है और सामने घड़ी में देखती है तो वहां पर सुबह के 8 बजे बज रहे थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से वॉशरूम में भाग कर जाती है और बहुत ही जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल जाती है। इस वक्त अर्जुन जिम में होते हैं ना। आई थिंक वह रात को ही वापस आ गए होंगे और अभी वह जिम में होंगे। मुझे एक बार वहां पर जाकर उन्हें देख लेना चाहिए। ये सोचकर आयशा तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलती है और सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर जिम एरिया बना हुआ था। ऐसा बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रही थी जिसे देखकर वहां पर जितने भी नौकर जाकर थे वह भी हैरान रह जाते हैं। अपनी मैडम को इतनी जल्दबाजी करते हुए देखना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही आयशा जिम एरिया के बाहर पहुंचती हो वह एक गहरी लंबी सांस लेती है और जल्दी से जिम का दरवाजा खोल देती है। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में जरूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी लेकिन किसी मजबूरी केलतीले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स्ड मैरिज। रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 94। 94 अर्जुन कहाँ है? सॉरी सर, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतना कहने के बाद वह फोन कट कर देती है और अपना फोन वापस से साइड टेबल पर रख देती है और सामने घड़ी में देखती है तो वहां पर सुबह के 8 बजे बज रहे थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वह जल्दी से वॉशरूम में भाग कर जाती है और बहुत ही जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल जाती है। इस वक्त अर्जुन जिम में होते हैं ना। आई थिंक वह रात को ही वापस आ गए होंगे और अभी वह जिम में होंगे। मुझे एक बार वहां पर जाकर उन्हें देख लेना चाहिए। ये सोचकर आयशा तुरंत ही अपने रूम से बाहर निकलती है और सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर जिम एरिया बना हुआ था। ऐसा बहुत ही ज्यादा स्पीड से जा रही थी जिसे देखकर वहां पर जितने भी नौकर जाकर थे वह भी हैरान रह जाते हैं। अपनी मैडम को इतनी जल्दबाजी करते हुए देखना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही आयशा जिम एरिया के बाहर पहुंचती हो वह एक गहरी लंबी सांस लेती है और जल्दी से जिम का दरवाजा खोल देती है, लेकिन उसके हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं लगता है। सामने चिराग और अल्पेश थे जो कि जिम कर रहे थे। इस तरह से अचानक से दरवाजा खुलने की वजह से वह भी हैरान रह जाते हैं, लेकिन सामने खड़ी हुई आयशा को देखकर वह और भी ज्यादा सरप्राइज्ड थे। चिराग जैसे ही ये देखा है वह तुरंत ही अपने डंबल को नीचे जमीन पर रखता है और साइड में पड़ा हुआ तौलिया उठाकर अपना पसीना पोंछते हुए वह जल्दी से आयशा के पास जाता है और बोलता है, क्या हुआ भाभी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। क्या अर्जुन रात को भी वापस नहीं आया है? चिराग की बात सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत ही अपने आंसुओं को छुपा लेती है और बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह उनका मेरे पास कॉल आया था और उन्होंने मुझे बताया था सुबह तक आ जाएंगे, लेकिन मैं ये बात भूल गई थी और सुबह हुई तो मुझे लगा कि शायद वह जब में होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। आई एम सॉरी अगर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब किया हो तो। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। चिराग जानता था कि आयशा साफ साफ झूठ बोल रही है। आखिर वह अपने दोस्त को कैसे नहीं जानता, और जिस तरह से वह घर से बाहर निकाला था वह सच में बहुत ज्यादा गुस्से में था।
वह उससे पूछना चाहता था लेकिन दादी और बाकी लोगों के सामने वह कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था, इसलिए उस वक्त उसने अर्जुन को जाने दिया था। अब तक अल्पेश भी चिराग के पास पहुंच चुका था और वह उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, आखिर अर्जुन बॉस को हुआ क्या है? ऐसा भी क्या हो गया है कि वह तुरंत ही घर छोड़कर चले गए थे और किसी को कुछ भी बताया भी नहीं है? भाभी कितनी ज्यादा परेशान है। अल्पेश की बात सुनकर भी चिराग उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है और एक्सक्यूज मी कहकर वहां से अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाने के बाद वह तुरंत ही चार्जिंग में लगा हुआ अपना मोबाइल निकालता है और अर्जुन को कॉल कर देता है। 2-3 रिंग जाने के बाद ही तुरंत ही फोन रिसीव कर लिया जाता है और सामने से एक कड़क और भारी आवाज सुनाई देती है जिसमें मौत जैसी ठंडक सुनाई दे रही थी। आज बहुत दिनों बाद चिराग ने अर्जुन की आवाज में इस तरह का खौफ महसूस किया था, लेकिन वह इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और बोलता है, अर्जुन कहाँ हो तुम? ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम तुरंत ही घर छोड़कर चले गए हो, यहाँ तक कि किसी को कुछ बताया तक नहीं है? मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अपनी पर्सनल लाइफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम घर वालों को इस तरह से नज़रअंदाज करोगे। तुम्हें पता है दादी भी यहाँ पर आई हुई है, वह भी यहीं पर रह रही है। आयशा भाभी कितनी ज़्यादा परेशान है। उन्होंने कुछ कहा नहीं है लेकिन उनकी आंखों में साफ पता चल रहा है कि वह कितनी ज़्यादा परेशान है। आखिर तुम दोनों के बीच ऐसा भी क्या हो गया है कि तुमने उनका कॉल तक नहीं रिसीव किया है? अर्जुन तुम मुझे कुछ बताओगे या नहीं? बहुत देर तक बोलने के बाद भी जब चिराग को सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वह और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वह जब गुस्से में फोन रखना ही वाला होता है तभी उसे सामने से अर्जुन की ठंडी आवाज़ सुनाई देती है, मैं अभी कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ और याद रहे कि कोई भी मेरे बारे में कुछ भी पूछे तुम कुछ भी नहीं बताओगे। समझ में आई मेरी बात? चिराग उसकी बात का जवाब दे पाता उससे पहले ही अर्जुन फोन काट देता है। वही चिराग को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से आखिर अर्जुन को हो किया गया है। आखिर अर्जुन को फोन किया गया है, वह इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है? से रिलेटेड तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो सकती है जो अर्जुन को परेशान कर सके। तो फिर ऐसा भी क्या हो गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? ऊपर से ऐसा भाभी का उसी तरह का चेहरा मुझे देखा भी नहीं जा रहा है। अर्जुन जो कुछ भी है जल्द से खत्म करो और प्लीज घर पर वापस आ जाओ। लगभग 1 घंटे के बाद आयशा ऑफिस अटायर में तैयार होकर डाइनिंग हॉल में पहुंचती है। आज उसके चेहरे पर एक अलग सी उदासी दिखाई दे रही थी जिसे वहां पर मौजूद हर एक इंसान देख पा रहा था। धारा जो कि उससे बदला लेने के लिए बैठी हुई थी, लेकिन जैसे ही वह उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखते हैं वह तुरंत ही अपना मुंह बंद कर लेती है। दादी जब अपनी प्यारी बहू का चेहरा ऐसा देखी है तो उनकी उसके लिए थोड़ा बुरा लगता है। वह धीरे से बोलते हैं, लड़का कभी नहीं सुधर सकता है। हमें लगा था कि इन्होंने शादी कर ली है तो कम से कम सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं। देखो तो इनकी वजह से हमारे फूल सी बच्ची का चेहरा कैसा हो गया है। आने दो ऐसे, इसे तो हम सजा देंगे। दादी आयशा की प्लेट सीधा करते हुए नौकरों की तरफ देखती है और उन्हें कुछ इशारा करती है, जिसे समझ के वह लोग तुरंत ही किचन के अंदर चले जाते हैं और वहां से एक ट्रे तैयार करके लेकर आते हैं। दादी फिर आयशा की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व करते हुए बोलती है, बेटा देखो आज हमने तुम्हारे लिए कितना अच्छा ब्रेकफास्ट तैयार करवाया है। चलो इसे जल्दी से खाओ और बताओ कि कैसा बना है। हमने पहली बार यह खाना बनाया है इसलिए हमें नहीं पता है। दादी जी की बात सुनकर आयशा, जो कि अपने ही ख्यालों में गुम थी हो, उसकी नज़र अपने प्लेट में जाती है। उसकी प्लेट में पिज्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और भी बहुत सारे फास्ट फूड रखे हुए थे, जिन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। चिराग जब ये देखा है तो वह अपना मुंह फूलते हुए बोलता है, दादी क्या आप सिर्फ आयशा भाभी को ही प्यार करती हो? मैं भी तो यहाँ पर मौजूद हूँ, मुझे भी तो दीजिए ये सब खाने के लिए।
उसकी ऐसी बातें सुनकर दादी जी घूरकर उसकी तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें ये सब खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मैंने अपनी प्यारी बच्ची के लिए बनाया है, ना कि तुम्हारे लिए। चुपचाप से जो ब्रेकफास्ट में बना है उसे ही खाओ और जो यहाँ से। दादी जी की डांट सुनकर चिराग चुपचाप से बैठ जाता है, अपना मुंह फुलाकर। वही चिराग की ऐसी हालत देखकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आयशा जब ये देखी है तो वह भी अपने आप को मुस्कुराने से रोक नहीं पाती है और फिर दादी जी की तरफ प्यार से देखते हुए बोलती है, थैंक यू सो मच दादी, इतना सब कुछ करने के लिए। लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, मैं कर लेती यह सब। उसकी बात सुनकर दादी थोड़ा झूठा मोटा गुस्सा दिखाते हुए बोलती है, अब ये सब कहना बंद करो और चुपचाप से खाना खाओ। वैसे भी मैंने सुना है कि यह सब ठंडा होने के बाद अच्छा टेस्ट नहीं देता है, इसलिए चुपचाप से खाना हो और बातें कम करो। अब आयशा कुछ नहीं रहती है, चुपचाप से अपना ब्रेकफास्ट करने लगती है। उसे खाता हुआ देखकर चिराग और दादी जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर बाद में मुस्कुरा देते हैं। धारा फिर आयशा के साथ ऑफिस चली जाती है। ऑफिस में आयशा अपने केबिन में बैठी हुई थी, लेकिन आज उसका जरा भी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार रहने पर उसे अर्जुन की याद आ रही थी। उसने सुबह से कई बार अर्जुन को कॉल कर लिया था, लेकिन अर्जुन था कि उसका कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिससे वह और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। धारा एक फाइल लेकर उसके केबिन में आती है। ऐसा, मुझे इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारा कुछ ओपिनियन चाहिए था। क्या अभी हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए। आयशा, जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, धारा की आवाज़ सुनकर वह अपने होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, धारा प्लीज़ आज के लिए काम संभालो, मुझे अभी बहुत ज़रूरी काम याद आया है, मुझे अभी के अभी जा रहा होगा। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए देख लेना, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है, और घर पर आ जाना। मैं एकांश से बोल दूंगी कि वह तुम्हें घर पर ले आएगा। इतना बोलकर आयशा जल्दी से अपना फ़ोन उठाती है और वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। वो इस बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती है कि धारा उससे कुछ कहना चाहती थी। वही धारा भी उसकी बेचैनी को समझ रही थी। खान की धारा की अर्जुन से बात नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर अर्जुन और उसके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला है। धारा की यह आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि वह सामने से किसी से भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सवाल जवाब करे, और इसलिए ही उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आयशा ने शादी कर ली है। उसका मानना था कि अगर कोई अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वह खुद ही बता देगा, उसे पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में। इसलिए धारा कभी भी किसी से भी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं करती थी। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन किसी मजबूरी कैलतीले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे ज़रा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 95। 95 आयशा अर्जुन के ऑफिस में, जिससे वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। धारा एक फाइल लेकर उसके केबिन में आती है। ऐसा, मुझे इस प्रोजेक्ट पर तुम्हारा कुछ ओपिनियन चाहिए था। क्या अभी हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं? ये सच में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए। आयशा, जिसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, धारा की आवाज़ सुनकर वह अपने होश में आती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है,
धारा प्लीज आज के लिए काम संभालो, मुझे अभी बहुत जरूरी काम याद आया है, मुझे अभी के अभी जा रहा होगा। प्लीज थोड़ी देर के लिए देख लेना, मैं अभी जा रही हूँ, ठीक है, और घर पर आ जाना। मैं एकांश से बोल दूंगी कि वह तुम्हें घर पर ले आएगा। इतना बोलकर आयशा जल्दी से अपना फोन उठाती है और वहां से तुरंत ही निकल जाती है। वो इस बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती है कि धारा उससे कुछ कहना चाहती थी। वही धारा भी उसकी बेचैनी को समझ रही थी। खान की धारा की अर्जुन से बात नहीं हुई थी, लेकिन वह इतना तो समझ चुकी थी कि जरूर अर्जुन और उसके बीच में कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देने वाला है। धारा की यह आदत बिल्कुल भी नहीं थी कि वह सामने से किसी से भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी सवाल जवाब करे, और इसलिए ही उसे अभी तक ये नहीं पता था कि आयशा ने शादी कर ली है। उसका मानना था कि अगर कोई अपने बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है तो वह खुद ही बता देगा, उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बारे में। इसलिए धारा कभी भी किसी से भी कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं करती थी। आयशा बिना कुछ तुझे समझ जाकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर वहां से जाने वाली होती है कि वहां पर रमेश काका आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, आप कहां पर जा रहे हैं? मुझे बताएं, मैं आपको लेकर चलता हूँ। रमेश काका की बात सुनकर आयशा अपने आप को शांत करती है और बहुत ही नॉर्मल आवाज में बोलती है, नहीं अंकल, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जाकर आपका लंच कर लीजिए, आपका लंच टाइम हो गया है। मैं थोड़ी सी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद वह तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। वही रमेश काका उसे बस जाते हुए देखता रह जाते हैं। आज से पहले तो आयशा मैडम ने कभी भी इस तरह से बातें नहीं की थी। जरूर कुछ हुआ है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, आखिर हम तो एक मामूली से ड्राइवर ही है। लगभग 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद आखिरकार आयशा वहां पर पहुंची गई थी जहां पर वह जाना चाहती थी। यह एक बिजनेस हब था जहां पर बहुत बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर बने हुए थे। वहां के बीचों बीच और सबसे कोस्टली इलाके में एक बड़ी सी चमचमाती सी बिल्डिंग खड़ी हुई थी, और आसपास की जगह में बहुत सारी हरियाली छाई हुई थी और पार्किंग एरिया भी काफी बड़ा था। उसे बिल्डिंग के सबसे ऊपर लिखा हुआ था AK कॉरपोरेशन। ये वही कंपनी थी जिसे अर्जुन ने अपनी मेहनत से खुद खड़ा किया था। अपने बलबूते पर आज से पहले आयशा कभी भी यहाँ पर नहीं आई थी, नहीं अपने पिछले जन्म में और न ही अपने इस जन्म में। पैसा अपने सामने खड़ी हुई उसे लंबी बिल्डिंग को देख रही थी। थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी ले जाकर उसे एरिया के अंदर एंटर करती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालकर रिसेप्शन एरिया की तरफ चली जाती है। रिसेप्शन एरिया पर पहुंचकर वहां पर बैठी हुई रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए बोलती है, हेलो मिस, मेरा नाम आयशा है। मैं यहाँ पर मिस्टर अर्जुन कपूर से मिलने के लिए आई हूँ, क्या आप उन्हें फ़ोन करके बता सकते हैं कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ? वह लड़की जो कि रिसेप्शनिस्ट थी वह ऊपर से लेकर नीचे तक आयशा को देखते हैं। आयशा ने इस वक्त नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, जिससे एक अच्छी खासी प्रोफेशनल वाइब आ रही थी, लेकिन उसे रिसेप्शनिस्ट को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर आयशा की तरह कई बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन इसी तरह के बहाने लेकर अर्जुन का पेड़ से मिलने के लिए आते रहते थे। वह रिसेप्शनिस्ट उसे अजीब तरह से देखते हुए बोलती है, मैडम, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपकी कोई अपॉइंटमेंट है मिस्टर कपूर के साथ? आयशा इस वक्त कैसे ना कैसे करके बस अर्जुन से मिलना चाहती थी, इसलिए वह तुरंत ही बोलती है, नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन आप उनसे फ़ोन करके एक बार पूछ लीजिए, वह मन नहीं करेंगे, वह मुझे जानते हैं। जैसे ही वह रिसेप्शनिस्ट आयशा की यह बात सुनती है उसकी आंखों में एक घृणा दिखाई देने लगती है और वह बहुत ही बदतमीजी से बोलती है, मैडम, मुझे नहीं लगता है कि आपके यहाँ पर आना भी चाहिए था अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। आपके जैसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं ये कहते हुए कि मिस्टर कपूर उन्हें जानते हैं या फिर मिस्टर कपूर उन्हें जानते हैं। आप प्लीज़ मेरा और अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए, मुझे बहुत काम है। प्लीज़ यहाँ से जा सकती है।
उसकी बात सुनकर आयशा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने आप को शांत रखती है और जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर चिराग को कॉल करती है। वही रिसेप्शन पर बैठी हुई उसे लड़की ने भी आयशा को ही करते हुए देख लिया था, लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, जैसे कि यह कोई बड़ी बात ना हो। 2-3 रिंग जाने के बाद ही आयशा का फ़ोन रिसीव कर लिया जाता है, तो फ़ोन रिसीव होने के तुरंत बाद ही आयशा बोलती है, हेलो, तुम इस वक्त कहाँ पर हो? चिराग, जो कि अपने केबिन में बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जैसे ही उसे आयशा का कॉल आता है वह तुरंत ही उसे उठा लेता है। भाभी, मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर कंपनी में आई हुई हूँ। क्या अर्जुन इस वक्त ऑफिस में मौजूद है? उसका सवाल सुनकर चिराग एक पल के लिए सोचता है और फिर बोलता है, नहीं भाभी, कल रात से उसका कोई भी अता पता नहीं है। मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, लेकिन वह यहाँ पर भी नहीं आया है। सेमीकोलन उद्धरण चिन्ह। उसका ये जवाब सुनकर आयशा भी दुखी हो जाती है, लेकिन फिर वह बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे लेने के लिए नीचे आओ, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की है जो मुझे अंदर नहीं आने दे रही है और मुझे अभी तुमसे मिलना है। जल्दी आओ। बात खत्म होने के बाद आयशा वहाँ पर ही खड़ी रहती है और कहीं पर भी जाती नहीं है। वही वह लड़की उसे इस तरह से खड़ा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रही थी। मैडम, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपके अंदर नहीं जाने दे सकती हूँ। प्लीज़, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? आप यहाँ से जा सकती है। आप इस तरह से खड़ी मत रहिए, ये कंपनी की रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। उसकी बात सुनकर भी आयशा उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती है, जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वह वहाँ पर लगी हुई है घंटी को दबा देता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर 2 सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और वह रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर बोलते हैं, क्या हुआ है, अपने यहाँ पर क्यों बुलाया? सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ पर देखकर उसे लड़की के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ जाती है और वह आयशा की तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने इन मैडम से कई बार कहा है कि उनके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो ये यहाँ से जा सकती है। यह मेरी बात सुन ही नहीं रही है, इसलिए अब आप अपने तरीके से इन्हें समझा दीजिए। आयशा ने ये देख लिया था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि वह जाकर उसको थप्पड़ लगा दे। वही सिक्योरिटी गार्ड भी रिसेप्शनिस्ट के कहने का मतलब समझ गए थे, इसलिए वह आयशा की तरफ बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, मैडम प्लीज़ आप बाहर चलिए हमारे साथ। हम नहीं चाहते कि आपको बिजनेस करते कंपनी से बाहर निकल जाए, प्लीज़। आयशा उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर से लेकर नीचे तक देखी है और फिर एक सार्कास्टिक वे में बोलती है, मुझे हाथ लगाने के बाद क्या तुमने पक्का यकीन है कि तुम अपनी यह नौकरी बचा पाओगे? मैं बता रही हूँ, मुझसे बदतमीजी मत करो, क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग वैसे ही खराब है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो। वही सिक्योरिटी गार्ड भी आयशा की बात सुनकर ताव में आ जाते हैं और वह उसे हाथ लगते ही वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक दमदार और कड़क आवाज़ अपने कानों में सुनाई देती है, जिसे सुनकर ही वह तुरंत अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं और आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते हैं। खबरदार, जो किसी ने इनको हाथ भी लगाया तो, वरना इससे आगे क्या होगा इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इस आवाज़ को वहाँ पर मौजूद हर एक इंसान जानता था। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि चिराग की थी। अर्जुन के बाद चिराग ही था जो यहाँ का बॉस था और उसकी बात को काटना किसी के बस की बात नहीं थी। वही वह रिसेप्शनिस्ट जैसे ही चिराग को देखते हैं उसके चेहरे पर शर्माहट वाले भाव आ जाते हैं, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वह चिराग को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। चिराग जब वहां पर पहुंचा था तो उसने रिसेप्शनिस्ट की बात और सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन ली थी, इसलिए वह जल्दी से भागते हुए वहां पर पहुंचा था और आयशा को सिक्योरिटी गार्ड के हाथ लगाने से पहले ही वहां पहुंच गया था। भाभी, आप ठीक तो हैं ना? आई एम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो गया। प्लीज़ 2 मिनट के लिए वेट कीजिए। चिराग जो बात आयशा से कर रहा था वह बात वहां पर मौजूद वह रिसेप्शनिस्ट और साथ में वह दोनों सिक्योरिटी गार्ड सुन रहे थे।
जैसे ही वह लोग चिराग के मुंह से आयशा के लिए भाभी शब्द सुनते हैं, वह बहुत ज्यादा सदमे में पहुंच जाते हैं। चिराग सिर्फ अर्जुन को ही भाई बोलता है और किसी को नहीं। तो क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सामने खड़ी हुई वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उनकी लेडी बस है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर अर्जुन सर ने शादी की है तो इस बारे में मीडिया को कैसे पता नहीं है? अर्जुन सर ने भी कभी इस बात का खुलासा किसी के सामने नहीं किया है। चिराग गुस्से से घूरते हुए उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा है और फिर उन सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखा है और बोलता है, आप लोगों को जितना कम इस कंपनी में करना था उतना हो गया है। अब आप तीनों फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाए और वहां से जाकर अपना टर्मिनेशन लेटर ले और यहां से चले जाएं। फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। स्टोरी प्रमोशन। अनिका आरव से बेइंतहा प्यार करती थी लेकिन किसी मजबूरी केल्तीले उसने ना चानामम भी उसका दिल जाती वही या था। 2 साल बाद उसकी सौतेली माँ उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से करवा देती है जिसे वह जानती तक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसों के खातिर। क्योंकि जिससे वह शादी कर रही थी उसे इंसान ने उसको 50 करोड़ रुपए देकर खरीदकर उससे शादी की थी। सुहागरात की पहली रात को ही उसे पता चलता है कि जिससे उसने शादी की है वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्यार ही है। लेकिन अब वह उसे जरा भी प्यार नहीं करता बल्कि लेना चाहता है उससे बदला। कैसे सरवाइव करेगी अनिका इस रिश्ते में? क्या वह आरव को वापस से अपने प्यार का एहसास कर पाएगी? लव अगेन स्टार्ट विथ फोर्स्ड मैरिज।